मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, हर जगह इन दिनों साइबर ठगों का आतंक नजर आ रहा है। आलम यह है, शातिर ठग अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों की गाड़ी कमाई पर सेंध लगा रहे हैं। इस बीच कई फर्जी कॉल सेंटर्स का भी पर्दाफाश हो रहा है। आखिर आप कैसे खुद का बचाव करें, कैसे आप शातिर ठगों की पहचान कर सकें, करेंगे बात आज इसी मुद्दे पर। ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का खेल, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 1200 लोगों को बनाया शिकार, मशीनों को बना हथियार। फर्जी कॉल सेंटर से रहें सावधान। राजधानी भोपाल से आज बड़ी खबर सामने आई, जब पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश दी। इस दौरान सामने आया पूरा परिवार ही मिलकर लोगों को लूटने का काम कर रहा था। यह परिवार अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। रिपोर्ट देखिए। साइबर ठग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं से साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए अभियान भी चला रही है। इसके बावजूद लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस बीच भोपाल के ऐशबाग में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यहां एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। हैरानी की बात यह है कि इस कॉल सेंटर को एक परिवार संचालित कर रहा था। पूरा परिवार मिलकर चला रहा था। कॉल सेंटर 1200 से ज्यादा लोगों के साथ की गई ठगी। मुंबई के फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज। दबिश के दौरान हाईटेक मशीनें की गई जब्त। फर्जी दस्तावेज बनाकर चला रहे थे कॉल सेंटर। इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनी खोल करते थे, धोखाधड़ी, अलग अलग राज्यों के रखे गए थे कर्मचारी। पिता और बेटे के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जिस राज्य में लगाते कॉल, उस राज्य का कर्मचारी करता था बात। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र का मामला। अलग अलग किस्तों में करीबन 11,92,000 रुपए वो जमा किया। जब वो उनको उस टाइम जो दिया गया था, इस टाइम में आपका पैसा रिफंड होगा, कुछ आपको लाभ भी मिलेगा। तो जब पता करने उस कंपनी में गया तो बताया गया कि वहाँ पुनीत पुजारा नाम का व्यक्ति नहीं है और जो अकाउंट नंबर है वो भी फर्जी है। और इसके इस तरह से वो ठगी का शिकार हुआ है, जिसमें धारा 420 IPC के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। एक तरफ भोपाल से सामने आया ये मामला है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 46 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। 2.5 महीने पहले बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार। डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 46 लाख रुपए। पुलिस ने मदरसा संचालक पिता बेटे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दिल्ली से भी एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कॉल सेंटर में बैठकर डिजिटल अरेस्ट का खेलता था खेल। आरोपियों ने कई सिम कार्ड का किया था इस्तेमाल। इसमें 40 लाख रुपए यूपी में मदरसा के जो संचालित करने वाले लोग थे, उनके पिता और पुत्र, उनके अकाउंट में ये पैसे गए थे। तो उनको हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले अरेस्ट किया था। और अब इसी कड़ी में उस महिला को, उस वृद्ध महिला को जिसने कॉल किया था, ऋतिक जाटव नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने दिल्ली से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसको उठाया है। साइबर युग में अब टेक्निकल तरीके से ठगी कर रहे हैं। रोजाना देश भर से अलग अलग साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। अखबार और टीवी के जरिए लोगों को सतर्क और सावधान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी PR से लिखे लोग इसके शिकार बन रहे हैं। ऐसे में आपकी सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बिलासपुर से भी खबर सामने आई, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर लोगों की ठगी की गई। दरअसल स्टॉक मार्केट में निवेश कर लाखों का मुनाफा दिलाने का लालच देकर 11,91,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। व्यक्ति को हेलियोस कैपिटल एसेट्स मैनेजमेंट के नाम से एक फोन कॉल आया। कॉल में महिला ने खुद को अंकिता बताकर स्टॉक मार्केट में बड़ा मुनाफा दिलाने का दावा किया। प्रलोभन में आकर व्यक्ति ने बताए गए ऐप में शामिल होकर 11 किश्तों में करीब 12 लाख रुपए निवेश भी कर दिए। जब रकम वापसी की मांग की गई, बार बार बहाने बनाकर गुमराह किया गया और ज्यादा पैसा जमा करने का दबाव बनाया गया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
में करीबन 11,92,000 रुपये वो जमा किया। जब वो उनको उस टाइम जो दिया गया था, इस टाइम में आपका पैसा रिफंड होगा, कुछ आपको लाभ भी मिलेगा। तो जब पता करने उस कंपनी में गया तो बताया गया कि वहाँ पुनीत पुजारा नाम का व्यक्ति नहीं है और जो अकाउंट नंबर है वो भी फर्जी है और इस तरह से वो ठगी का शिकार हुआ है, जिसमें धारा 420 IPC के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। और इस मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जांच पड़ताल करने वाली हमारी टीम जुड़ गई है। भोपाल में दीपक द्विवेदी और इंदौर में पुष्पेंद्र वैद्य और बिलासपुर में शैलेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद हैं। पुष्पेंद्र वैद्य, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग साइबर ठगों से, साइबर अपराध से सतर्क रहें? देखिए, साइबर क्राइम को लेकर लगातार जो पुलिस है वो एडवाइजरी जारी करती है, लोगों को आगाह करती है कि किसी भी तरह का कोई, और इनफैक्ट अब तो कॉलर टोन पर भी लगातार ये मैसेज आने लगे हैं कि अगर कोई भी अननोन कॉल आता है, वो जज बनकर, पुलिस वाला बनकर, सीबीआई वाला बनकर या किसी भी तरह की कोई जांच एजेंसी का बताकर कॉल करता है तो सतर्क रहें। ऐसे कोई भी कॉल जो है वो फर्जी कॉल हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी हो रही है, पुलिस लगातार अपना कैंपेन भी कर रही है। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं, और ये खासकर जो रैकेट होता है, नेक्सस होता है, ये जैसा कि अभी पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के एक ठिकाने पर छापा मारा, वहां पिता पुत्र सरगना थे और ऋतिक यादव नाम के व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया है। तो जाहिर तौर पर जब अरेस्ट किया गया तो पुलिस ने जहां पर छापा मारा था वहां एक बड़ा जखीरा मिला है। करीब 30,000 से ज्यादा ऐसे अकेले इंदौर शहर के नाम है जो या तो ठगे जा चुके हैं या ठगने वाले थे, और इनकी डायरी के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट के साथ तमाम वो जखीरा, तमाम वो सामान वहां पर से बरामद किया है जो लोग इसके शिकार होने वाले थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है देश में इस तरह का डिजिटल ठगी को लेकर, और ये नेक्सस जो है ये क्रैक हुआ है, लेकिन और भी ऐसे कई गिरोह चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों को आगाह करने के साथ साथ उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि ताकि वो इस तरह की किसी भी ठगी का शिकार ना हो। इंदौर में जिस तरह से 2.5 महीने पहले एक वृद्धा के साथ हुआ था, आमतौर पर ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, शिकार बनाते हैं जो पुराने लोग हैं या वृद्ध हैं, जिनके अकाउंट में पैसा है, जिनके पास जो डिजिटल अरेस्ट आसानी से हो सकते हैं, बातों में उलझ सकते हैं। इस तरह के लोगों को लगातार ये अपना शिकार बनाते हैं, और इस तरह से क्राइम ब्रांच लगातार जो है इस तरह के गिरोह को भी पकड़ रही है, साथ ही वो लोगों को आगाह भी कर रही है। दोनों तरफ से काम हो रहा है। अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है और जनता को इस तरह के जो भी कॉल आते हैं उनको समझना चाहिए और डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बचना चाहिए। दीपक, आपने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया? जी, मैं बता दूं कि पूरा परिवार जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम करता था, यहाँ नहीं, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में इसने ठगने का काम किया। सबसे बड़ा मोडस ऑपरेंडी ये था कि जिस भी जगहों पर, जिस भी राज्य में फोन लगाते थे, वहां के एम्प्लॉय द्वारा उसी लैंग्वेज में उससे बात कराई जाती थी, जिसके चलते विश्वास और मजबूत हो सके। ऐसे ही मैं बता दूं कि इसमें जो पूरा एंगल, जो मोडस ऑपरेंडी थी, पहले यदि कोई ने कम पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करते थे। 5,000 यदि मानो किसी ने किया तो उसे 7,000 लौटा देते थे। 7,000 उसके बाद व्यक्ति ने 10,000 किया तो 12,000। ऐसे करके जब वो करीब जब लाखों रुपए ठगी अपने इधर उधर से कर्जा लेकर इन्वेस्ट करता था, उसके बाद उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देते थे और उसके बाद उससे बातचीत करना बंद कर देते थे। ऐसे इन्होंने तमाम 1200 से 1400 लोगों को देश भर में ठगने का काम किया है और बीते 3 सालों में अकूत संपत्ति उन्होंने भंडारण की है, जिसके दस्तावेज भी निकलकर जी मीडिया के सामने आए हैं। तो कह दे कि लगातार ये जो पूरी फैमिली थी इसी तरीके के गोरख धंधे में लिप्त थी और लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देने का काम कर रही थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो उस दौरान तो यह गुमराह करके पुलिस को निकल गए आगे, और इनके ऊपर जब पहले पुलिस ने कार्रवाई की तो इन्होंने जमानत ले ली। अब बाद में पुलिस ने, जब एक फरियादी मुंबई से सामने आता है तो उसके बाद यह पता चलता है कि यह तो बड़े ठग है। अब पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। बाप और बेटी के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फैमिली में अन्य जो लोग शामिल है उनकी भूमिका के अनुसार उनके नाम अब आरोपियों में जोड़े जा रहे हैं। तो कह सकते हैं इन्होंने करोड़ों रुपए की लोगों के साथ धोखाधड़ी की और ट्रेडिंग के नाम पर ये वारदातों को अंजाम देने का काम करते थे। इस मामले का खुलासा जब हुआ, जब इन्होंने वहां पे एम्प्लॉय जो काम करते थे उनकी असली मार्कशीट रख ली, और जब पुलिस वहां पर पहुंची जांच के दौरान तो देखा कि वहां पर एक कॉल सेंटर चल रहा है जो अवैध रूप से चलाया जा रहा है। ऐसी डिवाइस पाई गई है जिसमें एक बार में 32 सिम लगती है। 32 सिम के माध्यम से अलग अलग जगहों पर एक बार में ही यह बात कर सकते थे, और उसके बाद यह ठगी का पूरा खेल चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में पर्दाफाश किया है। फिलहाल पूरा परिवार अभी फरार चल रहा है। ठीक है,
शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर में जो केस सामने आया है उससे जुड़ी जानकारी जरा आप भी साझा कीजिए। क्या क्या ऐसी बातें थीं जो लोगों के बीच पहुंचनी इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉल तो कहीं से भी आ जाता है, लोग आपको तरह तरह के लालच भी देते हैं। देखिए, साइबर ठगों की बात करूं तो कोई डाल डाल में पात पात वाली स्थिति है। पुलिस जितनी भी ज्यादा सतर्क होती है, जागरूक करने की कोशिश करती है, क्योंकि साइबर टेक्निक नए पैसे अपनाते हैं और लोगों को ठगने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में भी सामने आया है, जहाँ तस्लीम अली एक नाम की एक जो व्यक्ति है, उसे फोन आता है और स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर उसे लगातार ठगा जाता है और एक बार नहीं लगभग 11-12 बार उसे पैसा जमा कराया जाता है। और जिसके बाद जब ये तस्लीम अली व्यक्ति अनीता नाम की महिला का फोन आता है, उस पैसा जमा करते जाता है। 11 किस्त पटाने के बाद जो वो अपनी किस्त मांगता है कि मेरे जो मुनाफा का पैसा है और मुझे जो पैसा है मैंने मूलधन जमा किया उसको वापस दे दीजिए, तो जिसके बाद उसे घुमाया जाता है। लगातार घुमाने के बाद भी उसका पैसा वापस नहीं किया जाता है, उसे ठगी का एहसास होता है और वो थाने में जाता है, उसकी शिकायत करता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि साइबर ठगों के खिलाफ जहां पुलिस और तमाम जो सोशल मीडिया में और तमाम संस्थाएं जितना जागरूक कर रही है, अवेयरनेस ला रही है, पुलिस जो है चौक चौराहों पर ठगों के खिलाफ मुहिम चला रही है कि अनजान व्यक्तियों को पैसा ना दे, ज्यादा लाभ कमाने की पैसा ना दे। आपको मोबाइल में अलर्ट भी आ रहे हैं कि जज बनकर कोई पैसा की मांग करता है, सिक्योरिटी के देने के नाम पर कोई पैसे की मांग करता है, दुगना रकम देने के पैसे की मांग करता है, तो उन्हें पैसा ना दें, ये ठग हो सकते हैं। उसके बाद भी न सिर्फ अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे लोग, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर बिलासपुर में मैं आपको बता दूं डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे लोग भी यहाँ पर ठगी का शिकार हुए हैं। ये एक बड़ी सोचनी बात है जी। लालच में पड़ना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कॉल आते हैं तो आने दीजिए, आप तुरंत उन्हें ना कह दीजिए, क्योंकि आपकी एक हाँ आपको ऐसी मुसीबत में डाल सकती है जहां पर स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पुष्पेंद्र जी, साफ तौर से यह भी का रास्ता है कि लोगों को खुद इतना समझदार होना चाहिए कि वो किसी के झांसे में ना आए। अगर आप किसी को नहीं जानते, बात मत कीजिए, सिंपल सी बात है। लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। लोगों का जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके आसपास ऐसा जाल बुन देते हैं कि आप धीरे धीरे उनके झांसे में आने लगते हैं। बिल्कुल, देखिए, हम अपने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं उसमें लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं। ऐसा जी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दिखाता रहा है और लोगों को अवेयर भी करता रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई कॉल आता है तो वो +91 जो इंडिया का कोड है उसके बाहर के ज्यादातर कॉल आते हैं। साथ ही कुछ इंडिया की ही सिम जो है इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, लोगों के बात करने का तरीका क्या है। कुछ दिन पहले मेरे पास भी एक कॉल आया था जिसमें वो +92 या +93 इस तरह से, यानी वो विदेश के नंबर की सिम थी और वहां से जब कॉल आता है तो एक वहां पर फर्जी तरीके से किसी पुलिस वाले की जो है कैप होती है और उसके अंदर उसकी वर्दी में उसकी फोटो होती है। यानी जाहिर तौर पर जब कॉल आता है तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला या सीबीआई वाला या कोई एटीएस या इस तरह की कोई टीम जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शायद कॉल कर रही है। तो ये सतर्क रहना चाहिए और सबसे पहले आप अपना पर्सनल डिटेल उसको ज्यादा शेयर ना करें। और पहले वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि ये शायद हमसे फैमिलियर है, क्योंकि कुछ इनपुट्स इस तरह के वो जुटाते हैं। उसके बाद वो और धीरे धीरे उस ट्रैप में लेना चालू करते हैं। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है कि सबसे पहले आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए अगर कोई कॉल आता है तो सबसे पहले आप उसकी तस्दीक करें, बात करें, उसकी बातों में ना उलझें। और ये जिस तरह से रैकेट लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ये दिल्ली का नेक्सस बड़ा सामने आया है, इसमें अकेले इंदौर के 30,000 लोगों का नाम था। तो इसमें से कुछ लोग शिकार हो चुके हैं, कुछ लोगों को शिकार होने की तैयारी थी। अगर इस तरह की और भी इनपुट्स या डेटा कहीं मिलता है तो उसको सतर्क रहना चाहिए। आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।